दोस्तों, क्या अब फ्रॉड करने वाले बिल्डर को जेल नहीं होगी? क्या रेरा पूरी तरह से बदल गया है? क्या अब होम बायर्स के अधिकार कमजोर हो जाएंगे? या फिर पहली बार सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिससे ईमानदार बिल्डरों को राहत मिलेगी और फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डरों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएगी? अगर आपने भी कभी फ्लैट बुक किया, अगर आप भविष्य में घर खरीदने की यानी फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2026 में रेरा से जुड़ा एक ऐसा बड़ा बदलाव सामने आया है जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि अब बिल्डर जेल नहीं जाएगा, कोई कह रहा है कि अब खरीदार पूरी तरह से असुरक्षित यानी अनसेफ हो गए, तो कोई दावा कर रहा है कि सरकार ने बिल्डरों को खुली छूट दे दी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया? क्या अब सिर्फ जुर्माना भरकर कोई भी बिल्डर बच जाएगा, या फिर कानून पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया? आज मैं आपको पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई बताऊंगा कि आखिरकार रेरा में क्या बदला है, क्या नहीं बदला, इसका सीधा असर आपके पैसे पर कैसे पड़ेगा, और वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर पाएंगे कि ये बदलाव खरीदारों के लिए अच्छा है या खतरे की घंटी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात भी आएगी जिसे जानने के बाद शायद आप कभी भी बिना जांच पड़ताल के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2026 आखिर बनाया क्यों गया था। 2026 से पहले देश में हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, लेकिन सालों तक फ्लैट नहीं मिला। कोई बिल्डर पैसा लेकर गायब हो गया, किसी ने एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, किसी ने नक्शा बदल दिया, तो किसी ने कब्जा यानी पोजीशन देने में 5-5, 10-10, 15-15 साल की देरी कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस समय देश भर में लाखों खरीदार ऐसे थे जो घर और ईएमआई दोनों का बोझ एक साथ उठा रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये समस्या अब खत्म हो गई है, अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए रेरा कानून बनाया गया था, जिसमें बिल्डरों के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, खरीदारों को समय पर जानकारी देना, 70% फंड अलग बैंक खाते में रखना, समय पर पोजीशन देना और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कुछ मामलों में जेल तक का प्रावधान रखा गया। लेकिन अब 2026 में जिस बदलाव की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो जेल वाले प्रावधान को लेकर है। यहाँ सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह ये प्रचार किया जा रहा है कि अब बिल्डर कभी जेल नहीं जाएगा, वो पूरी तस्वीर नहीं है। असल बदलाव ये है कि कुछ खास प्रकार के मामलों में जहां पहले केवल अभियोजन और जेल के प्रोसेस शुरू होती थी, अब कानून एक वैकल्पिक व्यवस्था देता है जिसमें कोर्ट परिस्थितियों के अनुसार जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक दंड यानी पेनल्टी लगाने का ऑप्शन भी अपना सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर अपराध माफ हो गया। अगर किसी मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आपराधिक विश्वासघात या दूसरे गंभीर क्राइम जुड़े हुए हैं, तो भारतीय दंड संहिता अथवा दूसरे आपराधिक कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई पहले की तरह जारी रह सकती है। यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि बिल्डर अब केवल पैसे देकर बच जाएगा, लेकिन कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेरा के तहत जो नियमांकनी उल्लंघन है और जो आपराधिक अपराध है, दोनों में अंतर समझना जरूरी है। अगर कोई बिल्डर केवल किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो एक तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन अगर उसने जानबूझकर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए या लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, तो दूसरे कानून भी लागू हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा बदलाव क्यों करना चाहती है। इसके पीछे सरकार और इंडस्ट्री से जुड़े दोनों लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 7 से 8% का योगदान देता है और अनुमान है कि 2030 तक इसका आकार $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच सकता है। करोड़ों लोगों को इस सेक्टर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। सरकार का तर्क है कि कई बार कुछ उल्लंघनों के मामलों में जेल की आशंका इन्वेस्टर्स और कारोबार के माहौल को प्रभावित करती थी, इसलिए जहां आर्थिक दंड पर्याप्त हो सकता है वहां जेल की जगह पेनल्टी का ऑप्शन न्यायिक व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खरीदार संगठनों की चिंता भी कम नहीं, यानी आप लोगों की। उनका कहना है कि अगर आर्थिक दंड बहुत कम हुआ और उसका प्रभाव पालन नहीं हुआ तो कुछ बड़े डेवलपर्स इसे कारोबार की लागत मानकर नियम तोड़ने लगेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी ने नियम तोड़कर 500 करोड़ रुपए का फायदा कमाया और उसे केवल कुछ करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा, तो क्या इससे कानून का डर बना रहेगा? यही सवाल आज पूरे देश में उठ रहा है। यही पेनल्टी रूल की अहमियत बढ़ जाती है।
अगर जुर्माना इतना अधिक रखा जाए कि नियम तोड़ना घाटे का सौदा बन जाए, तभी ये व्यवस्था प्रभावी मानी जाएगी। रेरा में पहले भी कई मामलों में प्रोजेक्ट लागत के प्रतिशत के आधार पर जुर्माने का प्रावधान था। कुछ परिस्थितियों में ये प्रोजेक्ट की लागत का 5 से 10% या उससे अधिक प्रभाव डाल सकता था, जबकि आदेशों की अवहेलना पर अलग कार्रवाई भी संभव है। इसलिए केवल जेल खत्म वाली हेडलाइन देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। असली सवाल यह है कि पेनल्टी कितनी प्रभावी होगी और इसका असर कितना सख्त होगा और आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। भारत में रेरा लागू होने के बाद से हजारों शिकायतों का निपटारा हुआ। अलग अलग राज्यों में रेरा प्राधिकरणों ने लाखों खरीदारों की शिकायत सुनी और कई मामलों में रिफंड, मुआवजा और मुआवजा दिलाने के आदेश दिए। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि आदेश मिलने के बाद भी कई खरीदारों को अपना पैसा समय पर नहीं मिला। यानी कानून जीत गया लेकिन खरीदार को पैसा नहीं मिला। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली सुधार केवल सजा बदलने से नहीं होगा, बल्कि आदेश के तेजी से लागू करने, प्रॉपर्टी की कुर्की, बैंक खातों की जब्ती और टाइम पीरियड में रिकवरी होना, ये ज़रूरी है। यानी 2026 का ये बदलाव केवल जेल वर्सेस जुर्माना की बहस नहीं है। असली मुद्दा है क्या नया सिस्टम खरीदार को यानी आपको जल्दी न्याय दिलाएगा या केवल प्रोसेस बदल देगा। और यहीं से शुरू होती है खरीदारों और डेवलपर्स के अधिकारों की सबसे बड़ी लड़ाई। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलाव के बाद सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा, घर खरीदने वाले को या बिल्डर को? क्योंकि कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आखिर में आम आदमी के लिए मायने यही रखता है कि अगर उसका पैसा फंस गया तो उसे न्याय कितनी जल्दी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बायर्स राइट्स की। बहुत से लोग ये मान बैठे कि अगर जेल का ऑप्शन कम हो गया या कुछ मामलों में उसकी जगह फाइनेंशियल पेनल्टी का प्रावधान आ गया तो खरीदारों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अगर आपने किसी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है तो आपके कई मूल अधिकार पहले की तरह बने रहेंगे। आपको प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी जानने का अधिकार है, आपको परमिशन वाला नक्शा देखने का अधिकार है, आपको कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस की जानकारी लेने का अधिकार है, तय समय पर कब्जा पाने का आपको अधिकार है। यदि बिल्डर अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट देने में कामयाब नहीं रहता है तो परिस्थितियों के अनुसार रिफंड, ब्याज या मुआवजे की मांग करने का अधिकार भी बना रहता है। यानी कानून का मूल उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा आज भी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी खरीदारों पर आती है। अक्सर लोग केवल चमकदार एडवर्टीजमेंट देखकर करोड़ों रुपए का फैसला ले लेते हैं। कोई ये नहीं देखता कि प्रोजेक्ट वास्तव में रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं, ज़मीन पर मुकदमा तो नहीं चल रहा, एनवायरनमेंट या लोकल परमिशन पूरी है या नहीं, पिछले प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए थे या नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। आज भी देश में ऐसे हज़ारों मामले हैं जहां लोगों ने बिना जांच पड़ताल के पैसा लगाया और बाद में सालों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे। इसलिए पहला नियम यही होना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसकी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्रूवल लेआउट प्लान, कंप्लीशन टाइमलाइन, डेवलपर हिस्ट्री और लीगल टाइटल की जांच जरूर कर ले। दोस्तों, अगर यहां आप थोड़ा भी चूकेंगे तो समझिए बिल्डर आपके साथ बड़ा फ्रॉड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में तमाम बिल्डर्स फ्रॉड करने के लिए ही बैठे हैं। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है और समय पर वो डिलीवरी भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बिल्डर्स की भी संख्या कम नहीं है जो आपकी मेहनत की कमाई को अपनी तिजोरी में भर कर 9-2-11 हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, कानून जो बनते हैं उसके नफ़े और नुकसान भी होते हैं। लेकिन ये बदलाव कितना फ़ायदा आम आदमी को देगा और कितना बिल्डर को, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2016 में रेरा आने के बाद कितना रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव आया, ये आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरी राय सुने तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हाँ, कुछ मामलों में लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अधिकांश मामलों में आप देखेंगे तो बिल्डर के खिलाफ रेरा कोर्ट ने फैसले तो सुना दिए, लेकिन बिल्डर उन कोर्ट के आदेशों का क्या करता है? उन्हें कचरे के डब्बे में डाल देता है। यानी कि कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, रेरा कोर्ट ने अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिए बिल्डर्स के खिलाफ, लेकिन उन अरेस्ट वारंट्स की पालना कौन कराएगा? पुलिस। लेकिन पुलिस साथ नहीं देती है। तो यानी अभी भी रेरा के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बिल्डर को डर नहीं होगा तो वो धोखाधड़ी करने के ऑप्शंस ढूंढता रहेगा। और आप अच्छे से जानते हैं, और मैंने रिपोर्टर जी पे कई बार इस बात के खुलासे भी किए हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले ही प्री लॉन्च शुरू कर देते हैं बिल्डर,
और ऐसा नहीं है कि इसमें छोटे छोटे बिल्डर हैं, नामी ग्रामी बिल्डर्स भी इसमें शामिल हैं। बाकायदा हमने रेरा में इसकी शिकायत भी की, लेकिन होता क्या है, रेरा नोटिस जारी कर देता है और मामला वहीं दब जाता है। रेरा कह देता है कि हमने देखिए नोटिस जारी कर दिया, बिल्डर कहता है कि मैंने तो प्री लॉन्च किया ही नहीं, जबकि ये सब खुलेआम चल रहा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोगों के पैसे की धोखाधड़ी का मामला नहीं, भरोसे का मामला है, लोगों के मेहनत की कमाई का मामला है, विश्वास का मामला है। और जिस तरह से लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में फिर फ्रॉड होते हैं, तो पिसता सिर्फ आम आदमी ही है। दोस्तों, आपके साथ किसी प्रोजेक्ट में कोई आपने फ्लैट बुक किया हो, कैसा अनुभव रहा है? क्या आप भी किसी बिल्डर के फ्रॉड के चक्कर में फंसे हैं? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे शामिल करूं, ताकि सरकार भी समझे, व्यवस्था भी समझे कि आम आदमी के साथ होती ये धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्ती ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट की सटीक बेबाक खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।